हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PVVR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने KVS में कक्षा पहली के एडमिशन के बारे में कुछ चर्चा की थी, तो ये वीडियो भी उस वीडियो से जुड़ा हुआ ही है। उस वीडियो में हमने बात की थी कि क्यों करवाना चाहते हैं लोग, कब शुरू होता है एडमिशन प्रोसेस क्लास 1 का और कैसे होता है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसके बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात हुई थी कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के समय। जब हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो हमें एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर है जो आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा कि आपको किसी भी चीज़ की समस्या ना हो। जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएं तो आपको सब बातों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें और बता देता हूं, जैसे बच्चे की फ़ोटोग्राफ आप लेकर जाएंगे, बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स कॉपी आप लेकर जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए वो भी बता देता हूं। जैसे आपने अगर एडमिशन अप्लाई करते समय SC ST OBC कैटेगरी भरा है या EWS भरा है या BPL आपने मेंशन किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उनकी सभी की ओरिजिनल कॉपी और एक ज़ेरॉक्स कॉपी की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, उनके अलावा आपको और किन किन चीज़ों की ज़रूरत कक्षा पहली के एडमिशन के समय में आपको पड़ सकती है। ये जो फॉर्म है ये सभी फॉर्म, कुछ फॉर्म मैंडेटरी हैं और कुछ ऑप्शनल हैं। कुछ ऑप्शनल कौन से हैं, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको OBC या SC वाला फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फॉर्म वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आप जैसा देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये एक तरीके से चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट किस लिए बनाई जाती है, ताकि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपको पता चल जाए कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट उस समय है और कौन सा नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप उस फॉर्म की हार्ड कॉपी ज़रूर अपने पास रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट ही वही है, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है, दोनों चीज़ें हार्ड कॉपी ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स कॉपी दोनों चाहिए आपको। रेजिडेंस प्रूफ में जो आपने एड्रेस अप्लाई करते समय भरा है, उसी एप्लीकेशन में जो आपने एड्रेस भरा हुआ है उसी एड्रेस से जुड़ा हुआ संबंधित कोई भी दस्तावेज, जो कि किस फॉर्म में हो सकता है, आपके आधार कार्ड, बिजली के बिल अगर आपके माता पिता के नाम पर है तो आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिसमें उनसे आपका संबंध स्थापित होता हो। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट। ठीक, तो और भी चीज़ें जो रेजिडेंस प्रूफ में आप लगा सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ सबमिशन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट डिस्टेंस ये भी आगे है। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC, मैंने पहले बताया कि अगर आपने अप्लाई किया है SC ST OBC EWS BPL कैटेगरी में, तो उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ज़ेरॉक्स कॉपी भी आपको उस समय चाहिए। अंडरटेकिंग, अगर अंडरटेकिंग कब दी जाती है, मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं और आप वादा करते हैं कि आप उसको जल्दी से जल्दी केंद्रीय विद्यालय को दे देंगे, तो उस केस में अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है और आप भूल जाते हैं, आप उसको बाद में देने के लिए कहते हैं, तो उस केस में अंडरटेकिंग भरा जाता है। ठीक है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो EWS कोटे में अप्लाई करते हैं उनको EWS कोटे के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद BPL कार्ड, आपको पता होगा BPL कार्ड के बारे में मैं बता चुका हूँ। बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, अगर उनके पास BPL कार्ड है और वो BPL कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास BPL कार्ड ओरिजिनल में जिस बच्चे का एडमिशन होने के लिए आपने अप्लाई किया है उस बच्चे के माता पिता के नाम पर ही होना चाहिए, ना कि दादा दादी के नाम पर नहीं। ठीक, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर आप बच्चे का एडमिशन फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में करवाना चाहते हैं तो
उस केस में आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट चाहिए। सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनमस बॉडीज़ में किसी में भी आप जॉब कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट से आपको सर्विस सर्टिफिकेट विद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कि आपके कितने ट्रांसफ़र अभी तक हुए हैं, वो आगे है, वो फॉर्म में आपको भी दिखाऊंगा कितने ट्रांसफ़र हुए हैं और आप उस ऑफिस में, विभाग में कब से काम कर रहे हैं उसको दर्शाता हुआ सर्विस सर्टिफिकेट। दोनों के फॉर्मेट अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट भी अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फॉर्मेट अलग है। वो मैंने आगे है लिया हुआ है इस वीडियो में, आपको मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीडीओ। डीडीओ ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर हु हैव द फाइनेंशियल अथॉरिटी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पास फाइनेंस की पावर है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल्स के पास रहती है या अलग अलग सरकारी दफ्तरों में अलग अलग ऑफिसर्स के पास रहती है, तो कोई ना कोई एक डीडीओ रहता है। तो अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो उस केस में आपको डीडीओ फॉर्मेट, वो आगे फॉर्मेट है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, उस फॉर्मेट को जमा करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय आईडी कार्ड, लास्ट मंथ पे स्लिप, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है। पे स्लिप लगा दीजिए, वो आपके पास होंगी, मिल जाती हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर बता चुका हूँ कि जितने भी आपके ट्रांसफ़र हुए हैं आपको उनको एक जगह रखना है, ताकि अगर आपने उसको भरा है ऑनलाइन अप्लाई करते समय भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको पहले ही इकट्ठा कर लीजिए, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी। फॉर एक्स सर्विसमैन आईडी प्रूफ, अगर कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई करता है एक्स सर्विसमैन कोटा के अंदर, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी 1 के अंदर, तो उसको अपना डिस्चार्ज कॉपी या जो भी इसमें लिखा हुआ है मेन आईडी प्रूफ डिस्चार्ज बुक आपको उस समय ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आता है फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट। अगर आपके पास एक लड़की है, उस लड़की के सिवा कोई दूसरा लड़का नहीं है या दूसरा बच्चा नहीं है, तो वो लड़की सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आती है। इसके लिए भी एक ऑप्शन रहता है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। हाँ, एक और फ़ायदा है इसके अंदर, अगर लड़की ट्विन्स हैं तो वो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में ही काउंट होगी। इसमें एक क्लास में 2 बच्चों का एडमिशन होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद काउंटर साइन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये किसी काम का नहीं। आइए चलते हैं बाकी फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका एडमिशन होगा, वेरीफाई करते समय वेरीफाई करेंगे जो इंचार्ज होंगे उस समय एडमिशन के समय, ये फॉर्म आपको उस समय लगेगा जिसे चेकलिस्ट कहते हैं। अगला फॉर्म अगर बात करें सेल्फ़ डिक्लेरेशन, ये जो पहला सेल्फ़ डिक्लेरेशन है इसमें साफ साफ लिखा है आई द फादर मदर ऑफ मास्टर मिस, बच्चे का नाम आ जाएगा, एज, कि मैंने जितने भी अभी तक बातें मेंशन की हैं एप्लीकेशन फॉर्म में या मैं जितने भी डॉक्यूमेंट जमा कर रहा हूँ वो सभी सही हैं। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और जितने भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको करेक्टनेस करते हुए कि आप जितना भी बता रहे हैं, जितनी भी बातें आप बता रहे हैं वो सब सही है, ये सेल्फ़ डिक्लेरेशन उसके लिए है। दूसरा सर्टिफिकेट जो है आपके पास सेल्फ़ डिक्लेरेशन, वो है आपका घर से और आपके स्कूल के बीच में कितनी दूरी है। मान लीजिए आपने SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में RT के अंदर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, जिसके लिए एक शर्त है कि बच्चे के घर से विद्यालय का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें मेंशन करेंगे, ये डिस्टेंस का सेल्फ़ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है जो पेरेंट्स जमा करके देंगे। अंडरटेकिंग, जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर आप SC OBC ST का सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं दिखा पाते हैं, नहीं जमा करवा पाते हैं एडमिशन के समय, लेकिन आपके पास वो सर्टिफिकेट है और आप वादा करते हैं विद्यालय से कि हम उसको 5 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में आपको वो जमा करवा देंगे, तो उसके लिए आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी वालों को इस फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। इससे ऊपर वाले सारे फॉर्म मैंडेटरी हैं, मतलब डिस्टेंस डिक्लेरेशन, इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन और चेक लिस्ट। आइए देखते हैं अगला फॉर्म, सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीडीओ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इस फॉर्म की बात मैं कर रहा था, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो उनके ऑफिस के हेड रहते हैं वही ज़्यादातर डीडीओ रहते हैं, तो आपको ये हेड से ही, जो सर्विस सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं ज़्यादातर वही डीडीओ होते हैं, तो सर्विस सर्टिफिकेट के साथ
ये DDO फॉर्म बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इसमें आपके जो साइन कर रहा है उनके डेजिग्नेशन के बारे में, आपके डेजिग्नेशन के बारे में, आपकी पे के बारे में, आप किस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप रेगुलर हैं, टेम्परेरी हैं, परमानेंट है, सब इसके ऊपर मेंशन रहता है, आप पढ़ सकते हैं। नेम ऑफ़ द चाइल्ड टू बी एडमिटेड इन ब्लॉक लेटर्स, जिस बच्चे का एडमिशन कराना है उसका नाम, किस क्लास में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम मतलब एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन क्या है आपका, एम्प्लॉय कोड क्या है, नेम ऑफ़ द ऑफिस, आप किस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप परमानेंट हैं, रेगुलर हैं, टेम्परेरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, पार्ट टाइम है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या कैटेगरी 1 या 2, 3 में परमानेंट एम्प्लॉयज़ को ही परमानेंट एम्प्लॉय या कैटेगरी 1, 2, 3 में दर्जा दिया जाता है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल होने पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। द ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये मेंशन रहेगा। ठीक है। रिसेंट पे सैलरी के बारे में आपके बारे में रहेगा, क्योंकि DDO फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो फाइनेंस के बारे में आपकी सैलरी की जानकारी वही देंगे। ठीक है। और उसके बाद एक कॉलम आता है वेदर द एम्प्लॉई इज ड्राइंग द कंसोलिडेटेड पे, येस और नो, वो मेंशन करेंगे। वेदर द एम्प्लॉई इज अवेलिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, CA, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही अभी तक मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को शायद नहीं मिलता है हर जगह, तो वो येस या नो वो DDO अथॉरिटी ही करेगा। उसके बाद उनके साइन और सील रहेगी। ठीक है। ये था DDO फॉर्मेट। आगे चलते हैं सर्विस सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो फॉर्मेट आपके सामने है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस सर्टिफिकेट है, ये इजीली अवेलेबल है। मैं इस फॉर्मेट का अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं PDF अपने लिंक में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इन फॉर्मेट्स को आपको भेज दूंगा। और आप इजीली इसको ऑनलाइन जब एडमिशन शुरू होंगे तो उस वेबसाइट से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हर साल अभी तक चेंज नहीं होते हैं, इस बार कह नहीं सकते कि 21, 22 में ये फॉर्मेट चेंज होंगे या नहीं, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक। ये नीचे है सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के 1, 2, 3, 4। इसका भी बेनिफिट क्या है बता देता हूँ। मान लीजिए सेम एम्प्लॉयज़ हैं कैटेगरी 1 के, ठीक। अब उनको प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के 7 साल के अंदर, इसमें 7 साल का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके 7 साल में जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे उसके बच्चे का सिलेक्शन को चांस उतने ज़्यादा रहते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉयज़ है, उसके 7 साल में 3 ट्रांसफ़र हुए हैं और एक के 7 साल में 1 ही ट्रांसफ़र हुआ है, तो जिसके 3 ट्रांसफ़र हुए हैं उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, यानी कि पहला नंबर उसका और एक ट्रांसफ़र वाले का नंबर दूसरा। ठीक है। तो ये फिर सेम वही, ये आपके ऑफिस से ही होंगे, ये भी करवाना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी कैटेगरी 1 या 2 में डाला है फॉर्म अपना और आपने ट्रांसफ़र भी भरा है, अप्लाई करते समय पूछा जाता है कि आपके कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, आप कैटेगरी 1 में बिलोंग करते हैं, कैटेगरी 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 5 से करते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट, सेम फॉर्मेट है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि स्टेट सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट में ये है परफॉर्मा, देख लीजिए। नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र इसमें भी अगर आपने भरा है वैसे ही फ़ायदा है, जिसके ज़्यादा ट्रांसफ़र 7 साल में उसको ज़्यादा बेनिफिट, उसके बच्चे के सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ज़्यादातर आपको ये एफिडेविट पहले 50 रुपये के स्टैम्प पेपर में बनते थे, रिसेंटली लास्ट ईयर 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में बनने लगे हैं। इस बार क्या चेंजेस होंगे, इसके लिए आपको अपडेट गाइडलाइंस को पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी इसके बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक। डाइड इन हार्नेस, खासकर पैरामिलिट्री आर्मी के लोगों के लिए है। आर्मी के लोग जो डिफेंस के लोग सर्विस के समय में सर्विस के टेन्योर में ही एक्सपायर कर जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, ये फॉर्म उनके बच्चों को बेनिफिट देने के लिए है। तो जो इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक। आगे चलते हैं एडमिशन, ये फॉर्मेट है, ये वेबसाइट है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो ऐसा कुछ पेज आएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बच्चे का पहला नाम, मध्य नाम यानी कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, यस और नो। फिर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है। क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा एंटर करिए और रजिस्टर करिए।
ठीक है। मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने यही बताया है कि आपको एक ईमेल आईडी रखना पड़ेगा, एक मोबाइल नंबर, ठीक, और क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है वो मैं पहले वीडियो में बताया, प्लीज़ उसको देख लीजिए। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर करूँगा। अभी जो बात है केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी का बच्चा है, इसका क्या बेनिफिट है। जो लोग केंद्रीय विद्यालय में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके बच्चे को जो 40 सीट रहती हैं उससे ऊपर स्ट्रेंथ होने पर भी एडमिशन दिया जाता है। अगर किसी बच्चे के दादा दादी जी भी केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी रहे हैं तो उनको भी इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके जितने भी डाउट हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वो भी लिखिए, मैं उसको अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी डाउट है, आपका कुछ भी डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहेंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी लिख दीजिए, मैं उसको भी बनाने की कोशिश करूंगा। और फिर से अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।